हेलो डियर। इस वीडियो में 19 तारीख की सेकंड शिफ्ट को हम सोल्व करने वाले हैं। जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन आए थे उनको हम सोल्व करेंगे। ठीक है, इससे पहले की जो शिफ्ट हुई है उनके मैथ्स के क्वेश्चन हम सोल्व कर चुके हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, एक बार ट्राई कीजिए। क्वेश्चन में दिया है इनलेट पाइप ए और बी मिलकर एक खाली टैंक को 1.5 घंटे में भर सकते हैं, जबकि आउटलेट पाइप सी अकेला खोला जाता है तो पूरी तरह से भरे टैंक को 4.5 घंटे में खाली किया जा सकता है। जब केवल पाइप ए और सी को एक साथ खोल दिया जाता है तो खाली टैंक 6 घंटे में भर जाता है। खाली टैंक भरने के लिए पाइप बी द्वारा लिया गया समय ज्ञात करें जब उसे अकेला खोला जाता है। देखिए, हमें क्वेश्चन में दिया है जो ए प्लस बी है 1.5 घंटे में खाली टैंक को भर सकता है, और जो सी पाइप है एक आउटलेट पाइप है वो कितने घंटे में खाली कर सकता है, 4.5 घंटे में टैंक को भरे हुए को खाली कर सकता है। ठीक है, और अगर ए प्लस सी एक इनलेट पाइप और एक आउटलेट पाइप ये दोनों खोले जाते हैं तो टंकी कितने घंटे में भर जाती है, 6 घंटे में भर जाती है। ये हमसे क्वेश्चन में बोला गया है। ठीक है, तो यहाँ से टैंक की टोटल क्षमता निकालते हैं कितनी है, इनका एलसीएम लेंगे। इनका एलसीएम आएगा 18। ठीक है, अगर 6 से इसको डिवाइड करते हैं 6 3 18, 3 घंटे में भर देंगे। अगर इससे इसको डिवाइड करते हैं ये आएगा 4। ठीक है, और 1.5 से अगर 18 को डिवाइड करेंगे ये आएगा 12। देखिए, जो ए प्लस बी है वो 1 घंटे में कितना पानी भर सकते हैं, वो 12 भर सकते हैं। और सी 1 घंटे में कितना खाली कर सकता है, 4। ए प्लस सी अगर दोनों खोल दिए जाए, एक इनलेट एक आउटलेट, तो ये 1 घंटे में कितना पानी भरेंगे, ये 3 पानी भरेंगे। ठीक है, हमसे क्वेश्चन में बोला है बी द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए जब वो अकेला खोला जाता है टंकी को कितने समय में भर देगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो ए प्लस सी है इसमें ये इनलेट पाइप है और ये आउटलेट पाइप है, और सी की क्षमता हमारे पास में कितनी है, 1 घंटे में 4 खाली कर सकता है। अगर ये ए प्लस सी 1 घंटे में 3 भर सकते हैं तो 4 इसने खाली भी तो किया होगा ना, सी ने। अगर इसने 4 खाली कर दिया, इसकी क्षमता 4 है खाली करने की, तो इसकी ए की क्षमता क्या रही होगी, अगर दोनों भरेंगे तो इसकी क्षमता 7 रही होगी। ठीक है, क्योंकि दोनों 3 भर रहे हैं। क्योंकि अगर ए और सी को खोला जाता है ये तो खाली करेगा, सी तो खाली करेगा, इसकी क्षमता 7 रही होगी, 7 में से 4 घटाएंगे 3, तभी 3 आया होगा। ठीक है, तो ए की क्षमता हमारे पास में कितनी आ गई, 7। देखो, अगर ए की क्षमता यहाँ पर 7 है और ए प्लस बी की टोटल क्षमता कितनी निकाल ली हमने, 12। ए प्लस बी की क्षमता टोटल 12 है और ए की क्षमता 7 है, तो बी की क्षमता हम यहाँ से निकाल सकते हैं। 12 में से 7 घटाएंगे ये कितना आएगा, 5। तो बी की क्षमता कितनी आ गई, 5। टोटल टैंक हमारा कितने का है, 18 लीटर का। ठीक है, 18 लीटर को उसने पूछा है अगर अकेला बी खोला जाता है तो कितने घंटे में भर देगा। ठीक है, ए 1 घंटे में कितना भरता है, 5, तो 18 लीटर को कितने घंटे में भरेगा, 18/5 घंटे में। यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे ये आएगा 5 या 15, और यहाँ पे बचेगा 3/5। 3/5 को इंटू 60 करके मिनट में बदलेंगे, ये आएगा 12 पंजे 60 और 12 तिया 36, यानी कि 3 घंटे और 36 मिनट में जो बी टैंक है वो टैंक को पूरा भर देगा अकेला। ठीक है, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है 500 में खरीदी गई एक साड़ी पर अंकित मूल्य इस तरह से डाला जाता है कि 16% का लाभ हो और बाद में इसे अंकित मूल्य पर x% की सेल छूट देकर बेचा जाता है। यदि साड़ी का विक्रय मूल्य 493 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, उसने साड़ी को कितने में खरीदा है, 500 रुपये में खरीदा है, उसका CP कितना है, वो 500 रुपये है। ठीक है, और वो कह रहा है अगर 16% का लाभ हो और बाद में इसे अंकित मूल्य पर x% की छूट देकर डाला जाता है, यानी कि जो अंकित मूल्य है उसने कितना ज़्यादा फिक्स किया, उसने CP का 16% अधिक इतना फिक्स किया। ठीक है, CP हमारे पास में 500 रुपये है, अगर अंकित मूल्य हम यहाँ से निकालते हैं कितना होगा, 116/100, क्योंकि उसने क्वेश्चन में बोला है CP पर उसने 16% का लाभ कमाया और उसने अंकित मूल्य को चिन्हित कर दिया। ठीक है, ये हमारे पास में क्या आ गया, ये हमारे पास में उसका MP आ गया।
ठीक है, इसको सोल्व करते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 116 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे, ये आएगा 580, 580। ठीक है, उसका अंकित मूल्य हमारे पास में कितना आ गया, 580। और उसने क्वेश्चन में बोला है यदि साड़ी का विक्रय मूल्य 493 रुपये है, एसपी की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, एसपी की वैल्यू है हमारे पास में 493। ठीक है, और एमपी कितना है, एमपी है 580। अगर एमपी 580 रुपये है और एसपी 493 रुपये है, इसमें से इसको घटाएंगे, ये आएगा 87। ठीक है, 87 की छूट दे दी। छूट किस पर दी, अंकित मूल्य पर छूट देगा ना, 580 पर। तो 87 की छूट दे दी, कितने परसेंट की छूट दी, 580 पर इंटू 100 परसेंटेज के लिए। ठीक है, जीरो से जीरो कट जाएगी, और इससे अगर इसको डिवाइड करते हैं, ये आएगा 15। एक जीरो ये थी ना, 870 को डिवाइड करेंगे 58 से तो 15। तो हमारा आंसर क्या होगा, 15%। उसने छूट कितने की दी, उसने छूट दी 15% की। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है एक महिला अपने पुत्र से 28 वर्ष बड़ी है, 3 वर्ष में उसकी आयु उसके पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। पुत्र की वर्तमान आयु क्या है। देखिए, एक महिला है और एक उसका पुत्र है। उसने क्या बोला है, महिला जो है अपने पुत्र से 28 वर्ष बड़ी है, यानी कि ये डिफरेंस हमें दे रखा है उनकी आयु का। आगे बोला है 3 वर्ष में उसकी आयु उसके पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। 3 वर्ष के बाद क्या होता है, अगर माता की आयु 2 वर्ष है तो उसके पुत्र की आयु 1 वर्ष है, यानी कि जो पुत्र की आयु है उसकी 2 गुनी होगी माता की आयु। कितने वर्ष में, ये हुआ 3 वर्ष में, 3 वर्ष के बाद। ठीक है, तो 28 वर्ष का डिफरेंस हमें दिया है, वो तो 3 वर्ष के बाद भी सेम रहा होगा ना। 28 वर्ष का डिफरेंस 3 वर्ष के बाद भी सेम रहा होगा। अगर हम यहाँ से देखते हैं डिफरेंस कितने का है हमारे पास में, 1 का, तो 1 की वैल्यू में कह सकता हूँ 28 है। भाई अगर 28 वर्ष का डिफरेंस है, वर्तमान आयु में 28 वर्ष का डिफरेंस है, अगर 3 वर्ष माता की आयु बढ़ेगी तो 3 वर्ष पुत्र की आयु भी बढ़ेगी, तो डिफरेंस सेम रहेगा। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस कितने का आया, 1 का। इसकी वैल्यू में कह सकता हूँ 28 है। और उसने हमसे क्वेश्चन में पुत्र की वर्तमान आयु पूछी है। ठीक है, अगर यहाँ से 1 की वैल्यू निकालता हूँ तो इस 1 की वैल्यू भी 28 होगी, है ना, 28 होगी। लेकिन ये जो आयु है पुत्र की, ये 3 वर्ष बाद की आयु है। अगर मुझे उसकी वर्तमान आयु चाहिए तो हम निकाल लेंगे 28 - 3। ठीक है, उसकी वर्तमान आयु कितनी होगी, 25। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है ए किसी काम को 4 दिन में और बी उसे 12 दिन में कर सकता है। यदि वे इस पर 2 दिन तक एक साथ काम करते हैं तो काम का कितना अंश शेष रह जाएगा। देखिए, ए कितने दिन में कर सकता है कार्य को, ए 4 दिन में कर सकता है, और बी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। यहाँ से इनका एलसीएम लेंगे, टोटल वर्क निकाल लेंगे, यहाँ पे आएगा 12। 12 से इसको डिवाइड करो, 12 एकम 12, और 4 से इसको डिवाइड करेंगे, 4 तिया 12। ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई, ए की एफिशिएंसी आ गई 3, और बी की एफिशिएंसी आ गई 1। आगे उसने क्वेश्चन में बोला है यदि मैं इस पर 2 दिन तक एक साथ काम करते हैं। अगर 2 दिन तक एक साथ काम करेंगे तो टोटल एफिशिएंसी से करेंगे, ए प्लस बी। ठीक है, इनकी टोटल एफिशिएंसी कितनी होगी, ए की एफिशिएंसी 3 है और बी की 1 है। 3 और 1 4, 4 इनकी एफिशिएंसी है। एक दिन में 4 काम कर देंगे तो 2 दिन में कितना काम कर देंगे, 8। ठीक है, बाकी काम हमारे पास में कितना बचा, बाकी काम हमारे पास में बच गया 4। उसने पूछा है तो काम का कितना अंश शेष रह गया। देखिए, टोटल वर्क हमारे पास में कितना था, 12, और बाकी हमारे पास में कितना बचा है, 4। तो बाकी काम हमारे पास में कितना बचा, बाकी काम हमारे पास में बचा 4/12। ठीक है, इतना अंश हमारे पास में काम का बच गया। 4 से इसको डिवाइड करेंगे, 1/3। ठीक है, 1/3 इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है एक लॉरी के पहिए की त्रिज्या 182 सेंटीमीटर है। लॉरी के पहिए द्वारा प्रति मिनट चक्कर लगाने की संख्या कितनी होगी यदि लॉरी की चाल 66 किलोमीटर प्रति घंटा है। देखिए, लॉरी का मतलब यहाँ पर है कोई गाड़ी होगी। ठीक है, और उसके पहिए की त्रिज्या हमें कितनी दी है, 182 सेंटीमीटर। मान लो ये लॉरी का पहिया है और इसकी त्रिज्या हमें कितनी दी है उसने, 182 सेंटीमीटर। ये 182 सेंटीमीटर है। देखिए, अगर हमें लॉरी के पहिए के प्रति मिनट चक्कर निकालने हैं तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि ये जो लॉरी का पहिया है इसकी परिधि कितनी है, ये पूरी की पूरी परिधि कितनी है।
ठीक है। इससे हमें पता चलेगा एक चक्कर कितने का है। ठीक है, तो एक चक्कर निकालते हैं कितने का है। एक चक्कर यहाँ से हम निकाल लेंगे 2πr। ठीक है, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू हमें दी है 182। ठीक है, यहाँ से इसको सोल्व करेंगे, 7 से इसको डिवाइड करेंगे, यह आएगा 26। ठीक है, तो हमारे पास में कितनी आ गई एक चक्कर की वैल्यू। एक चक्कर की वैल्यू आ गई 2 इंटू 22 इंटू 26। ठीक है, और किस में आई है ये किस में दी थी हमें, सेंटीमीटर में। तो ये पूरी की पूरी क्या में है, ये सेंटीमीटर में है। और क्वेश्चन में उसने हमें जो चाल दी है वो किलोमीटर प्रति घंटा में दी है। देखिए 66 किलोमीटर प्रति घंटा की उसने चाल दी है। अगर ये 66 किलोमीटर प्रति घंटा में है तो हमें इसको बदलना पड़ेगा सेंटीमीटर प्रति मिनट में, क्योंकि प्रति मिनट चक्रों की संख्या उसने हमसे पूछी है। ठीक है, 1 किलोमीटर में अगर मैं बात करता हूँ, मीटर कितने होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। ठीक है, अगर 66 किलोमीटर को मैं मीटर में बदलूंगा तो कितना आएगा, 1000 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 66,000। ठीक है, और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, यहाँ साइड में लिख लेते हैं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, ये कहे में आया मेरे पास में, ये आ गया मीटर में। और अगर इसको सेंटीमीटर में बदलता हूँ तो इंटू 100 और करना पड़ेगा, इंटू 100। ये अब क्या में आ गया, ये आ गया मेरे पास में सेंटीमीटर में। ठीक है, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, अपोन में 60। ठीक है, अब ये मेरे पास में आ गया सेंटीमीटर प्रति मिनट में, इसको हमने चेंज कर लिया। ठीक है, अगर अब यहाँ से चक्रों की संख्या निकालते हैं, चक्रों की संख्या क्या होती है, n इक्वल टू, मान लो चक्रों की संख्या n है तो n इक्वल टू यहाँ से निकाल लेंगे। उसकी चाल टोटल कितनी है हमारे पास में, उसकी चाल है 66,000 और 00 और इंटू 100 को मैंने ऐड कर दिया इसमें ही, और अपोन में 60। ठीक है, इतनी हमारे पास में चाल है। टोटल परिधि कितनी है उसकी, टोटल परिधि हमारे पास में आई थी 2 इंटू 22 इंटू 26 अपोन में 2 इंटू 22 इंटू 26। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास में क्या की होगी, प्रति मिनट चक्रों की। यहाँ से इसको डिवाइड करके लिख लेते हैं, 6 से अगर इसको डिवाइड करते हैं और 0 से 0 कट जाएगी, यहाँ पे आएगी 11 इंटू 11 के सामने 4 0। ठीक है, यहाँ पे आएगा 11 इंटू 4 0। अब इसको सोल्व करते हैं। देखो 11 से डिवाइड करेंगे, 11 दूनी 22 और ये आ जाएगा, ये आएगा 10,000। ठीक है, तो n की वैल्यू मेरे पास में क्या आएगी, 1250 अपॉन 26। इससे इसको डिवाइड करेंगे, ये आएगा 96। ठीक है, तो प्रति मिनट चक्रों की संख्या हमारे पास में क्या आ गई, प्रति मिनट चक्रों की संख्या आ गई 96। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है, दो वर्त एक दूसरे को P पर बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं। ए बी दो वर्तों की उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा है। यदि ए और बी संपर्क बिंदु है और एंगल पी ए बी इक्वल टू 65, तो ए बी पी का मान ज्ञात कीजिए। देखिए दो वर्त है, एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं। ये हमने दो वर्त बनाए और एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं। ठीक है, उसने बोला है इनकी एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है, अनुस्पर्श रेखा। वर्तों को किस किस पॉइंट पर स्पर्श करती है, यहाँ पर ए पर और यहाँ पर बी पर। ठीक है, और जो इनका स्पर्श बिंदु है, ये स्पर्श बिंदु है कोई पी, ये उसने हमें दिया है। ठीक है, अगर यहाँ से ए से पी को मिलाते हैं और बी से पी को मिलाते हैं, एंगल ए, ये वाला एंगल उसने हमें दिया है, ये वाला एंगल उसने हमें कितना दिया है, ये दिया है 65। और इस एंगल की वैल्यू उसने हमसे पूछी है। एक प्रॉपर्टी आपको पता होगा, जब दो वर्त बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं और उनकी जो कोण होती है, ये वाली कोण, वे कोण उस पॉइंट पर मिलती है जिस पॉइंट पर उन्होंने स्पर्श किया है। ठीक है, और जो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा होती है, तो यहाँ पर ये कितने का एंगल बनाता है, ये यहाँ पर एंगल बनाता है 90 डिग्री का। ठीक है, अगर ये पूरा 90 डिग्री का एंगल है और ये 65 है, तो इस एंगल की वैल्यू मैं आराम से निकाल सकता हूँ। ठीक है, 90 में से 65 घटाएंगे, कितना आएगा 25। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, यही हमसे क्वेश्चन में पूछा था, एंगल बी की वैल्यू। देखिए ये एंगल 90 डिग्री क्यों होता है, इसको थोड़ा क्लियर कर लेते हैं।
ठीक है, मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। देखिए ये दो वर्त है, अगर ये बाह्य रूप से एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, ये दो वर्त मैंने बनाए, ठीक है, बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं, और ये कोई स्पर्श रेखा है, उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा ए बी, ठीक है, और यहाँ पर कोई पॉइंट है, मान लो ये पॉइंट सी है जिस पर इन्होंने स्पर्श किया है, यहाँ से इसको ड्रॉ करते हैं और यहाँ से इसको ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ये एंगल 90 डिग्री की होता है, ये मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। अगर यहाँ से एक लंब डाला जाता है, यहाँ से उस पर ए बी अनुस्पर्श रेखा पर एक लंब डाला जाता है, ये ठीक है, ये कितने का होगा 90 डिग्री, ये 90 डिग्री का एंगल होगा। और देखो ये एक स्पर्श रेखा है वर्त की, और जो हमने लंब डाला है ये भी वर्त की स्पर्श रेखा है, ठीक है, ये दिखाई दे रही होगी आपको, ये भी स्पर्श रेखा है और ये भी स्पर्श रेखा है, दोनों के दोनों, तो ये क्या होगी, ये आपस में बराबर होगी। अगर ये दोनों आपस में बराबर है, ये एंगल 90 का है, तो ये एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर होंगे, ठीक है। इसी प्रकार इधर ये भी स्पर्श रेखा है और ये भी स्पर्श रेखा है, अगर ये एंगल 90 है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर होंगे, ठीक है। मान लो अगर ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी क्या होगा, अल्फा होगा, और अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, ठीक है। अब हम यहाँ से इक्वेट कर सकते हैं, देखो जो ट्रायंगल होता है उसके सभी कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है, ठीक है। अल्फा प्लस के थीटा, अल्फा प्लस के थीटा, ये वाला पूरा बड़ा एंगल, ठीक है, और प्लस के थीटा इक्वल टू कितना होता है, 180 होता है, ठीक है। इनको ऐड करते हैं, 2 इंटू अल्फा प्लस के थीटा इक्वल टू 180, और 2 से इसको डिवाइड करेंगे, ये कितना आएगा 90। अल्फा प्लस थीटा है, इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में, 90 आ गई, और ये जो पूरा बड़ा एंगल है ये क्या है, अल्फा प्लस थीटा, ठीक है। ऐसे आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कुछ संख्याएं दी है ये, और आपको बताना है कि कौन सी संख्या 3 से विभाज्य नहीं है। देखिए 3 से अगर कोई संख्या डिवाइड है तो उसका डिविजिबिलिटी रूल होता है, संख्याओं के अंकों का योग अगर 3 या 3 का मल्टीपल हो तो वो संख्या पूरी की पूरी 3 से डिवाइड होगी, ठीक है। तो हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग किन का योग 3 है या 3 का मल्टीपल है, ठीक है। देखो 4 3 7, 7 और 6 13, 13 और 2 15, 15 और 3 18, तो इसके अंकों का योग 3 और 3 का मल्टीपल है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि उसने हमसे क्वेश्चन में पूछा है 3 से विभाज्य नहीं है, ये तो 3 से विभाज्य है, ठीक है। 4 3 7 और 7 और 7 14, 14 और 2 16, 16 और 8 24, 4 2 6, ये भी 3 का मल्टीपल है, तो ये भी 3 का मल्टीपल है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। 7 और 4 11, 11 और 3 14, 14 और 1 15, 15 और 6 21, 2 और 1 3, ये भी आंसर नहीं हो सकता, ठीक है, ये भी 3 का मल्टीपल। 4 3 7, 7 और 7 14, 14 और 3 17, 17 और 8 25, 5 2 7, ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर होगा, ये 3 का मल्टीपल नहीं, ठीक है। ऐसे आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है, एक आदमी ने वार्षिक साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 32,400 का ऋण लिया, ब्याज की दर उन वर्षों की संख्या का 1/4 है जितने अवधि के लिए ऋण लिया गया, यदि उसने ऋण अवधि के अंत में 11,664 ब्याज का भुगतान किया तो ब्याज की दर क्या थी। देखिए इस पॉइंट को ध्यान से पढ़िएगा, उसने हमसे क्वेश्चन में बोला है जो ब्याज की दर है, ब्याज की दर उन वर्षों की संख्या का 1/4 है, यानी कि जो रेट है, रेट इक्वल टू कितना दिया है, T/4, ठीक है। अगर यहाँ से T की वैल्यू निकालते हैं, अगर यहाँ से टाइम की वैल्यू निकालते हैं तो ये आएगी 4R, ठीक है। इसका यूज़ हम करने वाले। देखिए साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, SI बराबर होता है, SI बराबर PRT/100, PRT/100, ठीक है। देखो SI साधारण ब्याज उसने हमें कितना दिया है, 11,664 रुपये, 11,664 इक्वल टू अमाउंट हमारे पास में कितना है, 32,400, मूलधन उसने दिया है 32,400, ठीक है, इंटू आर को तो हम एज इट इज़ रखेंगे और T की वैल्यू हम क्या रखेंगे, 4R, ठीक है, अपॉन 100। यहाँ से इसको सोल्व करते हैं, रेट की वैल्यू उसने हमसे पूछी है, 2 0 से 2 0 कट जाएगी, इसको इधर लेके आएंगे
ये 4 इधर डिवाइड में जाएगा, इधर बचेगा आर स्क्वायर इक्वल टू 11,664 अपॉन 324 इंटू 4। 4 से इसको डिवाइड करेंगे, 4 जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 नम 36, 4 ही कम 4 और 4 छक्की 24। ठीक है, ये आ गया 2916। तो आर की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। आर इक्वल टू होगा अंडर रूट 2916 अपॉन 324। देखिए, अगर आपको चेक करना है 2916 किसका स्क्वायर है, 6 जो है किस किस के स्क्वायर के लास्ट में आता है, तो 6 जो है ये आपका 4 के और 6 के स्क्वायर के लास्ट में आता है, यानी कि लास्ट का जो अंक हमारा होगा वो या तो 4 होगा या 6 होगा। और 29 को चेक करो, ये किस किस के स्क्वायर के बीच में आता है। अगर 5 का स्क्वायर करते हैं 25 और 6 का स्क्वायर करते हैं 36, तो 36 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो हम यहाँ पर छोटे वाला लेते हैं 5, या तो 5 का होगा या 56 का होगा। अगर 55 का स्क्वायर आप करते हो तो 5 5 25, लास्ट में 25 आना चाहिए, जो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा स्क्वायर कहीं का होगा, ये होगा 54 का। ठीक है, और 324 किसका स्क्वायर होता है, 324 होता है 18 का स्क्वायर। ठीक है, इससे इसको डिवाइड करेंगे, 18 3 56, तो आर की वैल्यू हमारे पास में कितनी आएगी, 3%। ठीक है, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है, यदि 3y माइनस के 3/y इक्वल टू 5, तो y स्क्वायर प्लस के 1/y स्क्वायर का मान आपको बताना है। देखिए, हमें क्वेश्चन में दिया है 3y माइनस के 3/y इक्वल टू 5, यहाँ से 3 कॉमन लेंगे, ये आएगा y माइनस के 1/y इक्वल टू 5/3। ठीक है, इसका स्क्वायर करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर करो, ये आएगा y स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर, और यहाँ पर एक टर्म आएगी माइनस के 2 इंटू वाई इंटू 1/y, वाई से y कट जाएगा, यहाँ पे आएगा माइनस के 2। ठीक है, इक्वल टू इसका स्क्वायर करेंगे, 5 5 25 और 3 3 9, इस 2 को इधर लेके जाएंगे, ये इधर माइनस था तो इधर क्या होगा प्लस के 2। ठीक है, 9 दूनी 18, 18 और 25 43/9, ये हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है, इन अ ग्रुप 32 स्टूडेंट्स द एवरेज वेट वाज 18.5 किलोग्राम, व्हेन 4 स्टूडेंट्स लेफ्ट द ग्रुप द एवरेज कम डाउन टू 15.5 किलोग्राम, व्हाट वाज द एवरेज वेट इन किलोग्राम में ऑफ दोज 4 स्टूडेंट्स। देखिए, कहना क्या चाहता है, वो कह रहा है जो 32 स्टूडेंट है उनका एवरेज वेट कितना है, उनका एवरेज वेट है 18.5 किलोग्राम। ठीक है, और उसने पूछा है जब 4 स्टूडेंट ग्रुप को छोड़कर चले जाते हैं तो एवरेज वेट कितना हो जाता है, 15.5 किलोग्राम। 4 स्टूडेंट अगर छोड़कर चले जाएंगे तो कितने बचेंगे, 28 का एवरेज वेट कितना बताया है उसने, 15.5 किलोग्राम। ठीक है, और हमसे पूछा है जो 4 बंदे छोड़कर गए हैं उनका एवरेज वेट क्या था। अगर ये 4 बंदे जो छोड़कर गए हैं ये छोड़कर नहीं जाते तो ये कितना लेकर बैठे थे, ये 18.5 लेकर बैठे थे, क्योंकि 32 बंदों का जो एवरेज है वो 18.5 है। ठीक है, और जब ये छोड़कर चले जाते हैं हमारे पास में बंदे बच जाते हैं 28, तो एवरेज वेट कितना हो गया, 15.5। यानी कि ये जो बंदे 4 गए हैं, 4 बंदे जो गए हैं ये कितना लेके गए, ये एवरेज से ज़्यादा लेकर चले गए। ठीक है, यानी कि इनका जो एवरेज वेट होगा जो 28 बंदे हैं उनसे ज़्यादा होगा। तो जो ये 4 बंदे गए हैं इन लोगों ने एवरेज वेट में कितने की कमी करवाई, इन्होंने 3 किलोग्राम की कमी करवा दी। ठीक है, कितने पर 3 किलोग्राम की कमी होगी, 28 पर। अगर 28 बंदों का वजन 3 किलोग्राम घट गया तो टोटल देखते हैं कितना घट गया, 8 या 24, 3 दूनी 6 2 8, तो 84 किलोग्राम वजन घट गया। यानी कि ये जो बंदे हैं ये 84 किलोग्राम ज़्यादा लेकर चले गए। अब इनमें हर एक बंदे का 18.5 किलोग्राम तो होगा ही, अगर 4 बंदों का हम निकालते हैं, हर एक बंदों का 18.5 किलोग्राम वेट तो होगा ही ना इनका एवरेज वेट। ठीक है, हम यहाँ से देखते हैं इन 4 बंदों के हिस्से में इस 84 में से कितना आएगा, क्योंकि ये इतना ज़्यादा लेकर चले गए। ठीक है, 84 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 दूनी 8 और 4 ही कम 4, यानी कि 21 हर एक बंदे के हिस्से में आएगा, 21 4 बंदों में से। ठीक है, तो इसमें 21 ऐड करेंगे, इन बंदों का एवरेज वेट क्या होगा, जो 4 बंदे छोड़कर गए थे वो यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, ये होगा 39.5 किलोग्राम। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है अनिल और विपिन एक साथ एक कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि विपिन अकेले इसे 20 दिनों में पूरा कर सकता है। अनिल अकेले कितने दिनों में कार्य पूरा करेगा? देखिए, जो अनिल और विपिन है वो कार्य को कितने दिनों में पूरा करते हैं? 15 दिनों में पूरा करते हैं। जबकि विपिन अकेले इसे कितने में करता है? विपिन अकेले इसे 20 दिनों में पूरा कर देता है। ठीक है, यहाँ से एलसीएम लेंगे, यहाँ से एलसीएम आएगा 60, 20 दिया 60 और 15 ती 45, चौका 60। ठीक है, अनिल और विपिन की एफिशिएंसी हमारे पास में कितनी आ गई? 4, और विपिन की एफिशिएंसी कितनी है? 3। अगर विपिन की एफिशिएंसी यहाँ पर 3 है और इन दोनों की एफिशिएंसी 4 है, तो अनिल की एफिशिएंसी कितनी होगी? 1। ठीक है, अनिल अकेले कितने दिनों में कार्य को पूरा करेगा, ये हमसे पूछा गया है। अगर अनिल एक दिन में एक कार्य करता है तो 60 कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? 60/1 = 60 डेज में। ठीक है, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है एक दुकानदार अपने माल के मुद्रित मूल्य पर 10% छूट प्रदान करता है और इस प्रकार 20% का लाभ अर्जित करता है। वस्तु के क्रय मूल्य और मुद्रित मूल्य के बीच का अनुपात क्या होगा? देखिए, यहाँ पर एमपी होगा कहीं और यहाँ पर एसपी और यहाँ पर सीपी। ठीक है, इनका रेशो हम निकाल लेंगे। उसने बोला है अपने माल के मुद्रित मूल्य पर 10% की छूट देता है। छूट किस पर देता है? अंकित मूल्य पर। 10% छूट की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 9/10। ठीक है, अगर अंकित मूल्य 10 रुपये था तो बेचा कितने में? 9 रुपये में बेच दिया। एसपी कितना है? 9 है, और एमपी कितना है हमारे पास में? 10। ठीक है, आगे उसने बोला है और इस प्रकार 20% का लाभ अर्जित करता है। 20% लाभ की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 20% लाभ की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 6/5। यानी कि अगर उसका सीपी 5 था तो उसने 1 का लाभ लेकर 6 में बेच दिया। ठीक है, तो यहाँ पर सीपी एसपी कितना आया? 6 और सीपी कितना आया? 5। ठीक है, इनका रेशो हम बनाएंगे। देखो, अगर यहाँ 6 है तो इसके बराबर साइड में भी यहाँ पे 6 रखो, इधर 9 है तो यहाँ पे भी 9 रखो। ठीक है, ऐसे रेशो बनाने में आसानी होती है। इनकी मल्टीप्लाई करो, 10 छक्की 60, 9 छक्की 54, 9 पंजे 45। ठीक है, ये रेशो हमारे पास में आ गया। अब क्वेश्चन में उसने हमसे किस किस का रेशो पूछा है? क्रय मूल्य और मुद्रित मूल्य का बीच का अनुपात हमें बताना है। क्रय मूल्य कितना है? 45, और मुद्रित मूल्य यानी कि अंकित मूल्य कितना है? 60 × 60। इनका रेशो हमें बताना है। दोनों को 15 से डिवाइड कर सकते हैं, 15 × 3 = 45 और 15 चौका 60। ठीक है, ये हमारे पास में आ गया 3:4, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है sec थीटा = 4/3, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस के tan की पावर 4 थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। tan स्क्वायर थीटा इसमें से कॉमन लेंगे, यहाँ पे आएगा 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, और ये वैल्यू किसकी होती है? ये वैल्यू होती है sec स्क्वायर थीटा की। ये आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा × sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, tan स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा -1 और इंटू sec स्क्वायर थीटा। ये एक्सप्रेशन हमने कैसे तोड़ी? देखिए, sec स्क्वायर थीटा माइनस के tan स्क्वायर थीटा = क्या होता है? 1 होता है। अगर tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू मेरे को चाहिए, इसको इधर लेके जाएंगे, ये प्लस का हो जाएगा, इसको इधर लेके आएंगे, ये माइनस का हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी sec स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, और यहीं से हमने 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा को क्या लिखा था? 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा को लिखा था sec स्क्वायर थीटा। इसको इधर लेके जाएंगे, ये हो जाएगा 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा, तो sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इसको सोल्व करते हैं। sec थीटा की वैल्यू हमें कितनी दी है? 4/3। इसमें पुट करेंगे 4/3 का होल स्क्वायर -1 और इंटू 4/3 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका होल स्क्वायर कर लेंगे। 4 चौक 16 और 3 तिया 9। 9 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे, 16 और 16 में से अगर 9 घटाते हैं तो कितना आएगा? 7। ये आ जाएगा 7/9 इंटू इसका होल स्क्वायर कर लेंगे। 4 चौक 16 और 3 तिया 9। 16 सत्ते कितने होते हैं? 112। 112/9 इंटू 9, ये आएगा 112/81। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है यदि p cos अल्फा = 3 एंड 4 tan अल्फा = q, तो p और q के बीच क्या संबंध है जो अल्फा से स्वतंत्र है? यानी कि इनमें अल्फा नहीं होना चाहिए, ऐसी वैल्यू आपको बतानी है। देखिए,
इस कोस अल्फ़ा को इधर लेके जाएंगे और 3 को इधर लेके आएंगे, ठीक है। तो 1/cos अल्फ़ा इक्वल टू क्या आएगा, P/3। इसी प्रकार Q को हमें ऊपर रखना है, इस 4 को इधर लेके जाएंगे, tan अल्फ़ा इक्वल टू क्या आएगा, Q/4, ठीक है। 1/cos अल्फ़ा को मैं लिख सकता हूँ sec अल्फ़ा इक्वल टू P/3 और tan अल्फ़ा हमारे पास में कितना है, Q/4। इन दोनों का स्क्वायर करो, अगर sec स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल टू P²/9 और इसका स्क्वायर करेंगे, ये आएगा tan स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल टू Q²/16, ठीक है। हमने स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि स्क्वायर की टर्म में हमें ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। अब देखो, अगर इन दोनों को घटा दिया जाए तो इसकी वैल्यू इक्वल टू 1 है, तो 1 हमें बनाना है इक्वल टू। अगर इसमें से ये घटाएंगे तो sec स्क्वायर अल्फ़ा माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। यानी कि P²/9 माइनस के Q²/16, इसकी वैल्यू मेरे पास में क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1, ठीक है। चेक करो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है P²/9 माइनस के Q²/16 इक्वल टू 1, ये हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है, एक चोर अपराध करता है और 12 मीटर प्रति घंटा की चाल से उस स्थान से भागता है। चोर के भागने के 20 मिनट बाद एक चौकीदार ने पीछा करना शुरू किया और अगले 20 मिनट में उसे पकड़ लिया। चौकीदार की चाल मीटर प्रति घंटे में क्या है। देखिए चोर 12 मीटर प्रति घंटे की चाल से कितनी देर भागा है, वो 20 मिनट भागा है। तो यहाँ से उनके बीच की दूरी हमारे पास में आ जाएगी, वो निकाल लेंगे, ठीक है। दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। चाल कितनी है उसकी, कितने की स्पीड से भागा, 12 मीटर प्रति घंटे की स्पीड से, ठीक है। कितनी देर तक भागा, कितनी देर तक भागा, 20 मिनट तक, ठीक है। अब ये मीटर प्रति घंटे में है, हमसे आंसर भी मीटर प्रति घंटे में पूछा है। ये जो टाइम दे रखा है ये मिनट में है, इसको घंटे में बदलेंगे अपॉन 60, ठीक है। तो इतनी दूरी उनके बीच की होगी, ये हम निकालते हैं। 2 से इसको डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 3 और 3 चौक 12, ठीक है। तो 4 मीटर, 4 मीटर तक वो चला जाएगा। उनके बीच की दूरी कितनी होगी, 4 मीटर। आगे उसने बोला है अगले 20 मिनट में उसको पकड़ लेता है, अगले 20 मिनट में, ठीक है। और चौकीदार की चाल हमसे पूछिए। देखिए अगर दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, दोनों एक ही दिशा में मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा कौन सा कंसेप्ट लगेगा, रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट लगेगा। अगर सेम दिशा में जा रहे हैं तो चाल घट जाती है, ठीक है। मान लो जो चौकीदार है उसकी चाल ऐसा है, ठीक है, और इसकी चाल हमें कितनी दी है, 12 मीटर प्रति घंटा, ठीक है, माइनस के 12 मीटर प्रति घंटा। चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। दूरी हमारे पास में कितनी आई, 4 मीटर, ठीक है। और उसने कितनी देर में उसको पकड़ा, उसको पकड़ा 20 मिनट में, ठीक है। दूरी बटा समय, यहाँ पे समय रखेंगे 20, और अगर ये मिनट में है, मुझे वैल्यू क्या हमें चाहिए, मीटर प्रति घंटे में, तो इसको घंटे में बदलेंगे, अपॉन में 60 आएगा, वो ऊपर चला जाएगा इंटू 60, ठीक है। 20 से इसको डिवाइड करेंगे, 20 तिया 60 और 4 तिया 12, तो इधर कितना आ गया, 4 तिया 12, ठीक है। 12 ये और ये इधर माइनस का है, इधर लेके आएंगे, ये प्लस हो जाएगा। 12 और 12 कितने होते हैं, 24, तो उसकी चाल कितनी होगी, 24 मीटर प्रति घंटा, ठीक है। ये हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है, एक स्कूल में गणित, अंग्रेजी और रसायन विज्ञान की सीटों का अनुपात 6:4:7 है। यदि इन सीटों में क्रम से 20%, 40% और 60% की वृद्धि की जाती है तो बढ़ी हुई सीटों का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए कौन कौन से विषयों का अनुपात दे रखा है, एक तो मैथमेटिक्स, एक इंग्लिश और एक साइंस का, ठीक है। इनका अनुपात हमें कितना दिया है, 6:4:7। आगे उसने क्वेश्चन में बोला है इनकी सीटों का अनुपात हमें दे रखा है और उनकी सीटों में कितने परसेंट की वृद्धि करता है वो हमें यहाँ दे रखी है। जो मैथ है उसमें कितने की वृद्धि करता है, 20% की, ठीक है। और जो इंग्लिश है उसमें कितने की वृद्धि करता है, उसमें 40% की, और जो साइंस है उसमें 60% की वृद्धि करता है, ठीक है। कैलकुलेशन कम करने के लिए इनके आगे हम एक एक जीरो लगा लेते हैं, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर इसका 20% निकालते हैं, 10% आसानी से निकाल सकते हैं, इसका 10% होगा 6, एक के बाद पॉइंट लगा दो, और 20% कितना होगा, 10% का डबल यानी कि 12, ठीक है। ये कितना हो गया, 72। अगर इसका 40% निकालते हैं तो 4 चौक 16, 16 इसमें ऐड करेंगे, ये आएगा 56,
ठीक है। इसका 60% कितना होगा, 10% 7 होगा, और 60% कितना होगा, 6 से मल्टीप्लाई करो, 7 छंग 42। ठीक है, ये कितना आएगा, 112। इनका अनुपात हमसे पूछा है। ठीक है, तो बता देते हैं भाई। हर एक संख्या को 8 से डिवाइड कर सकते हैं। 8 9 72, 8 7 56, और 8 से इसको डिवाइड करेंगे, 8 × 8 और 8 चौक 32। ठीक है, हमारा रेशो क्या आ गया, 9:7:14। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है, एक त्रिभुज ABC में एंगल B और एंगल C के आंतरिक समद्विभाजक O पर मिलते हैं। यदि एंगल BAC = 72 है तो एंगल BOC का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। ये कोई ट्रायंगल है ABC, यहाँ पे A पॉइंट है, यहाँ पे B और यहाँ पे C। उसने बोला है जो एंगल B और एंगल C के समद्विभाजक है किस पर मिलते हैं, पॉइंट O पर मिलते हैं। ये कोई पॉइंट O है, यहाँ से इसका समद्विभाजक मैंने खींचा एंगल B का, और यहाँ से एंगल C का समद्विभाजक मैंने खींचा। किस पॉइंट पर मिलते हैं, ये O पॉइंट पर मिलते हैं, और इस एंगल की वैल्यू आपको बतानी है, एंगल BOC। ठीक है, और एंगल BAC की वैल्यू हमें कितनी दी है, 72। अगर एंगल BOC की वैल्यू हम निकालते हैं, एक एंगल आपको दे रखा है 72, अन्य दो एंगल के जो आंतरिक समद्विभाजक है जिस पॉइंट पर मिलते हैं उस एंगल की वैल्यू क्या होती है, उस एंगल की वैल्यू होती है, अगर देखो यहाँ से एंगल BOC की वैल्यू हम निकालते हैं, ये होगी 90 प्लस के एंगल A का हाफ। ठीक है, अगर ये आंतरिक समद्विभाजित करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 90 प्लस एंगल A का हाफ। अगर इस वाले एंगल से यहाँ से आप निकालते और इस एंगल की वैल्यू आपको दे के रखता तो आप निकालते 90 प्लस के एंगल B/2। ठीक है, इसी प्रकार तो यहाँ से इसको सोल्व करते हैं। 90 प्लस एंगल A की वैल्यू हमें कितनी दी है, 72, 72/2, ये कितना आएगा, 36। 90 में 36 ऐड करेंगे, कितना आएगा, 126। हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है, यदि A + B + C = 12 और A² + B² + C² = 50, तो A³ + B³ + C³ - 3ABC का मान आपको बताना है। देखिए, अगर आपको इसकी वैल्यू चाहिए तो इसके आपके 4 फॉर्मूले होते हैं, उनमें से 2 तो आपको पता होने चाहिए, अदरवाइज अगर 2 आपको नहीं पता है तो भी काम चल जाएगा। ठीक है, देखिए, एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अगर इसकी वैल्यू आपको चाहिए और आपको A + B + C की वैल्यू दे रखी है, A² + B² + C² की वैल्यू दे रखी है। देखिए, इसकी वैल्यू होती है A³ + B³ + C³ माइनस के 3ABC। अगर इसकी वैल्यू आपको चाहिए और इनकी वैल्यू आपको दे रखी है तो हम इस वाले फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। ठीक है, आपके लिए आसान पड़ जाएगा। A + B + C इंटू 1/2, और यहाँ पर इंटू में आएगा इंटू 3 इंटू A² + B² + C²। ठीक है, माइनस यहाँ पे लिख लेते हैं A + B + C का होल स्क्वायर और ब्रैकेट बंद। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं। देखो, A + B + C की वैल्यू हमें कितनी दी है, 12 और अपॉन में 2। ठीक है, 3 इंटू A² + B² + C² की वैल्यू कितनी दी है, 50। 3 इंटू 50 माइनस A + B + C का होल स्क्वायर, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी दी है, 12। 12 का स्क्वायर करेंगे 144। ठीक है, 2 से इसको डिवाइड करेंगे, ये आएगा 2 × 12। ठीक है, ये कितना होएगा, 150। 150 में से 144 घटाएंगे, ये यहाँ पे आएगा 6। इसको सोल्व करने के बाद में 6 आएगा, और 6 बाहर है इंटू में, 6 × 36, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 36। हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है, 2 व्यक्ति एक साथ एक वर्ताकार ट्रैक पर विपरीत दिशाओं में 20 मीटर प्रति सेकंड और 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दौड़ना शुरू करते हैं। यदि वर्ताकार पथ की परिधि 100 मीटर है तो ज्ञात कीजिए कि वे एक दूसरे को कितने अलग अलग बिंदुओं पर पार करेंगे। देखिए, इसे अगर बेसिक कंसेप्ट से आप करते हैं तो आपको टाइम लग जाएगा थोड़ा। अगर डायरेक्ट इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, उनकी चाल हमें कितनी दी है, उनकी चाल हमें दी है, एक की चाल है 20 मीटर प्रति सेकंड और एक की चाल हमें दी है 30 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है,
यहाँ पर हम इनका रेशो लेते हैं। रेशो क्यों लेते हैं? क्योंकि जो कांस्टेंट वैल्यू होती है वो अपोन वाले से कट जाती है। ठीक है, यहाँ से इनका रेशो लेंगे, ये कितना आएगा 2:3। ठीक है, अगर हमसे क्वेश्चन में बोल रहा है कि वे विपरीत दिशाओं में दौड़ते हैं, अगर विपरीत दिशाओं में दौड़ते हैं तो कितने पॉइंट पर मिलेंगे? यहाँ पर चाल का जो रेशो होगा उसको ऐड करेंगे, 3 और 2 5। अगर विपरीत दिशाओं में दौड़ते हैं तो 5 पॉइंट पर वो मिलेंगे। ठीक है, 5 बिंदुओं पर मिलेंगे। अगर हमसे क्वेश्चन में बोलता कि वो एक ही दिशाओं में दौड़ते हैं, ठीक है, अगर एक ही दिशाओं में दौड़ते हैं तो इनका डिफरेंस हम लेते, 3 में से 2 गया 1, तो 1 पॉइंट पर फिर वो मिलते। ठीक है भाई, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है, एक व्यक्ति की मासिक आय 80,000 थी और उसका मासिक खर्च 45,000 था। अगले वर्ष उसकी आय 16% बढ़ी और उसका खर्च 8% बढ़ा। उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि को ज्ञात करें दशमलव के एक स्थान तक। देखिए, एक फॉर्मूला आपको पता होगा, आय बराबर खर्च प्लस बचत। ठीक है, इनकम बराबर क्या होता है? इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। ठीक है, ये आपको पता होगा। उसने आय कितनी दी है? उसने आय दी है 80,000। आय कितनी दी है उसने? 80,000, यहाँ पे लिख लेते हैं। और व्यय कितना दिया है, खर्च कितना करता है? वो करता है 45,000 रुपये। तो इनका रेशो हम ले सकते हैं, रेशो मैटर करता है। ठीक है, यहाँ 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगी, और अगर इसको डिवाइड करते हैं 5 से, यहाँ पे आएगा 16 और यहाँ पे डिवाइड करेंगे 9। यानी कि अगर उसकी आय 16 रुपये थी तो खर्च उसने कितना कर दिया? खर्च उसने 9 रुपये कर दिया। ठीक है, आय कितनी ली हमने? 16, और खर्च कितना किया? 9। अगर 16 उसकी आय थी, 9 उसने खर्च कर दिया, तो बचाया कितना? उसने 7 रुपये बचाए। ठीक है, रेशो में हमने लिया है। देखो आगे उसने बोला है आय को 16% बढ़ाया और खर्च को 8% बढ़ा दिया। अगर इसको 16% बढ़ाते हैं तो अपॉन में 100 आएगा, तो कैलकुलेटिव हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए हम इसको 00 मान लेते हैं। ठीक है, ये 00 100 से कट जाएगी हर एक में। यहाँ पर इसका 16% निकाल लेंगे, इसका 16% होगा 256। ठीक है, 16/100 करेंगे, 16 × 16 256, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी। और आगे उसने बोला है जो खर्च है उसको 8% बढ़ाता है। खर्च को कितना बढ़ाया उसने? 8%। 900 का 8% निकालते हैं, 900 का 8% होगा 72। ठीक है, 8/100 करें, 8/100 करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 9 8 72। ठीक है, ये हमारे पास में आ गया। देखो, अगर उसने आय अपनी 256 रुपये बढ़ा दी और खर्च उसने 72 रुपये बढ़ा दिया, ठीक है, तो बचत कितनी कर रहा था वो? पहले 700 रुपये कर रहा था। तो बचत में कितने की वृद्धि होगी वो यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है, 256 में से 72 घटाएंगे, ये कितना आएगा? प्लस 184। ठीक है, उसने बचत में कितने की वृद्धि कर दी? 184 की वृद्धि कर दी बचत में। ठीक है, ये वृद्धि किस पर हुई है? ये परसेंटेज में हमसे पूछा है। वृद्धि हुई है 700 रुपये पर। 700 रुपये पर कितने की वृद्धि हुई? 184 की। परसेंटेज के लिए × 100। ठीक है, 00 से 00 कट जाएगी, 7 से इसको डिवाइड करेंगे, 7 दूनी 14, 7 छंग 42, बच गया 2, और 7 दूनी 14 पॉइंट। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 26.29%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है कोट A - B = ये फॉर्मूला दे रखा है और कोट 15 की वैल्यू आपको बतानी है। देखिए, कोट 15 कैसे बनता है? कोट 45 - के 30। ठीक है, अगर 45 में से 30 घटाते हैं कितना आता है? 15। ठीक है, तो ए की वैल्यू कितनी रखेंगे? 45, और बी की वैल्यू कितनी रखेंगे? 30। यहाँ पे पुट करते हैं। देखो, ए की वैल्यू 45 यहाँ पे रखेंगे, कोट 45 की वैल्यू क्या होगी? 1। ठीक है, इंटू बी की वैल्यू कितनी है? 30। 30 यहाँ पे रखेंगे, कोट 30 की वैल्यू होगी 1/√3। ठीक है, प्लस 1 अपॉन कोट बी यानी कि कोट 30 की वैल्यू होगी 1/√3 माइनस कोट ए, कोट 45 की वैल्यू होगी 1। ठीक है, इसको हम सोल्व करते हैं। यहाँ पे आएगा 1 + के √3 अपॉन 1 - के √3। इसको सोल्व करने के बाद में देखो, √3 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे, यहाँ पे अपॉन में √3 आएगा, फिर √3 की मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे नीचे वाले में, तो √3 से √3 कट जाएगा। हमारे पास में क्या आएगा? 1 + के √3 और 1 - के √3। ठीक है, इसकी वैल्यू मेरे पास में आ गई। यहाँ पर 1 + के √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा
1 प्लस के रूट 3 का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर खोल लेंगे 1 प्लस के 3 प्लस के 2 रूट 3, ठीक है, अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में आएगा 1 माइनस के रूट 3 इंटू 1 प्लस के रूट 3, ठीक है। इसको सोल्व करते हैं, ये आएगा 2 इसमें से बाहर लेंगे 3 और 1 4, दोनों जगह कॉमन है 2, उसको बाहर लेंगे, यहाँ पे आएगा 2 प्लस के रूट 3, ठीक है। और अपॉन में आएगा 1 माइनस के रूट 3, 1 प्लस के रूट 3, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस के 3, यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस के रूट 3 का स्क्वायर, यहाँ पे आएगा माइनस के 2, ठीक है। 2 से 2 कट जाएगा और हमारे पास में क्या आएगा 2 प्लस के रूट 3 और इंटू में माइनस। यहाँ पर माइनस चिन्ह को नेगलेक्ट करेंगे, क्यों नेगलेक्ट करेंगे, क्योंकि जो कोट माइनस थीटा होता है, कोट माइनस थीटा होता है माइनस के कोट थीटा, अगर उसमें से माइनस चिन्ह बाहर लेंगे तो वो आ जाएगा पॉजिटिव कर देगा इसको, ठीक है। ये वैल्यू हमें उल्टी लेनी थी, ठीक है, इसीलिए हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सिंप्लीफिकेशन का दिया है, इस क्वेश्चन को आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को सोल्व करना और कमेंट में आंसर बताना। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है, एक बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 3168 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी ऊंचाई 48 सेंटीमीटर है, आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बेलन का, ये होता है 2πr/h, ठीक है। और आयतन कितना होता है, आयतन होता है πr²h, ठीक है। इसकी वैल्यू आपको दे रखी है और इसकी वैल्यू आपको बतानी। देखिए इसकी वैल्यू हमें क्या दी है, इक्वल टू 3168 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ से आर की वैल्यू निकालते हैं, 2 इंटू 22/7 इंटू आर, एच की वैल्यू कितनी दी है 48 और इक्वल टू है 3168, ठीक है। 11 से इसको डिवाइड करते हैं, 11 दूनी 22 और 11 से इसको डिवाइड करेंगे, 11 दूनी 22, यहाँ पे बच गया 9, 11 × 88 और यहाँ पे 8, 11 × 88, ठीक है। यहाँ पे है 4 से इसको डिवाइड करते हैं, 4 से 28 और 4 दूनी 8, इधर आ गया ये, ठीक है। 24 से डिवाइड करते हैं, 24 दूनी 48 और 24 × 72, ठीक है। इधर अपॉन में 7 है और इधर इंटू में 2 बचा है। आर इक्वल टू क्या आ गया, आर इक्वल टू आ गया 7 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे, 7 × 21, 21/2, ठीक है। ये आर की वैल्यू हमारे पास में आ गई। अब हमसे वैल्यू पूछी है πr²h, यानी कि बेलन का आयतन, बेलन का आयतन हमें बताना है। देखिए आगे सोल्व करते हैं, यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, आर की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई 21/2, ठीक है। पाई का मान 22/7 इंटू आर की वैल्यू 21/2 इंटू 21/2 और इंटू एच की वैल्यू हमें दी है 48। इसको सोल्व करते हैं, 4 से इसको डिवाइड करो, 4 × 4 और 4 दूनी 8, ये 12 पर जाएगा, ठीक है। 7 से इसको काटेंगे, 7 × 21, ठीक है। 21 × 63, 63 इंटू 12, 63 इंटू 12 और इंटू 22, ठीक है। लास्ट डिजिट चेक कर लेते हैं एक बार ऑप्शन के अकॉर्डिंग, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, लास्ट डिजिट आएगा 2, ठीक है। यहाँ पे चेक करते हैं ऑप्शन में, एक ही ऑप्शन में है 16,632, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। तो देखिए भाई, इस वीडियो में 19 तारीख की सेकंड शिफ्ट में जो मैथ्स के क्वेश्चन आए थे उनको हमने सोल्व किया। इससे पहले की जो शिफ्ट हुई है उनको सॉल्यूशन हमने यूट्यूब पर डाल दिया है, आप उनको देख सकते हैं। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ठीक है। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।